गुड इवनिंग आप सभी को। कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का सक्सेस स्मार्ट इंडिया चैनल के जीके सॉल्यूशन में। प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे और जहां भी होंगे मस्त होंगे। और आपने जो पेपर दिया है वो पेपर भी आपका बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, कितने लोग, किन लोगों का पेपर हो गया है मुझे आप कमेंट में बॉक्स में ज़रा सूचित करिएगा। आप लोग इसी प्रीमियर चैट में आप लोग जो है तो बताइएगा मुझे कितने लोगों का हो चुका है। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए, आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं हम लोग जीके सॉल्यूशन की एक सीरीज़ है। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती 244 एग्जाम री एग्ज़ाम 2024 में जो भी हाल ही में संपन्न हो रहे हैं, धीरे धीरे करके 23 तारीख से जो प्रारंभ हुआ है लेकर के 31 तारीख तक चलेगा। उसमें से आज हम लेकर के आए आपके सामने 31 अगस्त शिफ्ट 1 का एनालिसिस और साथ ही साथ सॉल्यूशन। 31 अगस्त को पहली शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर था उसका सॉल्यूशन लेकर के आए आपके सामने। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को। चलिए, पेपर अगर जीके की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, जीके का जो थोड़ा सा पैटर्न है तो देखिए वो तो कम से कम 4, 6, 8 क्वेश्चंस तो देखिए ऐसा है कि कुछ आते ही आते हैं। अब उसमें अगर आप 38 में 38 अगर आप हिट करने का प्रयास करते हो तो जो कि आप एक असफल प्रयास हो जाता है और ऐसे में हम अपने नंबरों को नकारात्मकता से क्या कर लेते हैं, प्रभावित कर ले जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना है कि ऐसी स्थिति में पूरे 38 में 38 की फाइट नहीं करनी है। 38 में प्रयास करें कि लगभग आप 20 से लेकर के 24-25 तक आप कर लें, बस बहुत है। और जीके कुछ खास ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा भाषा का परिवर्तन किया गया है, थोड़ा सा भाषा को जटिल भाषा बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। अब इससे पहले चूँकि हमने वो सारी चीज़ें पढ़ी नहीं थी, इसलिए हमें ऐसा लगता है जैसे ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ठीक है। इसी सब चीज़ों को लेकर के आज के इस सॉल्यूशन में जिन लोगों का 23 अगस्त शिफ्ट 1 में पेपर रहा है उन लोगों की उपस्थिति मैं चाहूँगा यहाँ पे इस क्लास में। मुझे पता है कि आप लोगों ने पहले इसका सॉल्यूशन कर लिया होगा, लेकिन इसके बाद भी हम अपने संस्थान और अपने चैनल के माध्यम से इस सॉल्यूशन को लेकर के आए हैं और प्रत्येक शिफ्ट और प्रत्येक दिन का जो सॉल्यूशन है वो आपको जीके का सॉल्यूशन इसी चैनल पर उपलब्ध रहेगा। सबसे पहले एक लाइक, एक शेयर और फिर प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज की क्लास में बात करें तो 23 अगस्त शिफ्ट 1 के पेपर्स में क्या था कि जो पहला प्रश्न था कि द स्कारलेट लेटर किसने लिखी। प्यारे विद्यार्थियों, व्हाइट बोर्ड का थोड़ा सा अभाव और डिजिटल बोर्ड की अनुपस्थिति के कारण हमने यहाँ पे मतलब ऑप्शंस को मेंशन नहीं कर पाए हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन उसका उत्तर मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। चलिए कि मैं आपको चार ऑप्शन लिख करके और फिर मैं आपको समझा पाऊँ बतौर एज अ PDF, तो थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पे बात करें द स्कारलेट लेटर किसने लिखी, तो द स्कारलेट लेटर की बात करेंगे। द स्कारलेट लेटर पुस्तक है जो प्यारे विद्यार्थियों ये आपके नाथानियल हार्थोन ने लिखी थी। नाथानियल हार्थोन ने लिखी थी प्यारे विद्यार्थियों। नाथानियल हार्थोन जो थे प्यारे विद्यार्थियों आपके एक अमेरिकी लेखक हैं। इन्होंने इस पुस्तक का प्रकाशन 1850 ईस्वी में किया था। द स्कारलेट लेटर जो पुस्तक है प्यारे विद्यार्थियों यह नाथानियल हार्थोन के द्वारा लिखा हुआ एक उपन्यास है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न पूछा गया था प्यारे विद्यार्थियों कि उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रीक्स नामक सुविधा उपलब्ध है। तो प्यारे विद्यार्थियों बात करें तो उन सभी चारों में से एक सही उत्तर था स्नैपचैट। यदि आप लोगों में से किसी ने जिसका पेपर रहा हो, यदि आपने यहाँ पे स्नैपचैट लगाया है देन आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब बात करें प्यारे विद्यार्थियों, स्नैपचैट जो स्ट्रीक्स देता है वो क्या चीज़ होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे हम इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सएप में जैसे ढेर सारी चैटिंग करते हैं, ऐसे स्नैपचैट में क्या होता है कि यहाँ पे जब दो मित्र आपस में दिन में कई बार चैटिंग करते हैं या महीने में कई दिन लगातार कंटिन्यू चैटिंग करते हैं तो स्नैपचैट क्या करता है, उस कन्वर्सेशन को एक विशेष प्रकार की इमोजी प्रदान कर देता है। इस मिलने वाली इमोजी को ही हम स्ट्रिक्स कहते हैं। यानी जिस किसी को स्ट्रिक्स मिल गई तो ये मतलब होता है कि इन दो मित्रों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग है। स्ट्रीक्स देखे जाते हैं कि कितने स्ट्रीक्स मिले, कितने दिन पहले स्ट्रीक्स मिला था। तो ये सुविधा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्नैपचैट ने शुरू की थी।
प्यारे अभ्यर्थियों, तो स्ट्रीक्स नामक जो सुविधा है वो आपके स्नैपचैट से संबंधित है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न पूछा गया प्यारे अभ्यर्थियों इतिहास से कि पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी। पल्लव राजवंश प्यारे अभ्यर्थियों दक्षिण भारत में इन्होंने 4वीं शताब्दी में शासनकाल अपना प्रारंभ किया, या कहें कि 4वीं शताब्दी में इन्होंने शासन किया प्यारे अभ्यर्थियों। तो दक्षिण भारत का जो पल्लव वंश था, पल्लव वंश की स्थापना 4वीं सदी में भारत में हुई थी। इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। कांची भी कहते हैं, कांचीपुरम भी कहते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। इस वंश का जो प्रतापी शासक था वो सिंह विष्णु था, ठीक है, और इस वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन था। क्लियर हो गया। तो पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ पर, बोलो कांचीपुरम में। अब कहते हैं वित्तीय स्थिरता बोर्ड क्या करता है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, जिसे हम एफएसबी के नाम से जानते हैं, ये क्या काम करता है। सबसे पहले तो आप इसका नाम पढ़ो, बोलो वित्तीय स्थिरता बोर्ड। अब मैं कहूँगा कि इसका नाम एक बार और पढ़ो, वित्तीय स्थिरता बोर्ड, वित्त को स्थिर करने वाला बोर्ड। प्यारे अभ्यर्थियों, वित्त यानी फिनांस को स्टेबल करने वाला जो बोर्ड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एफएसबी के नाम से जानते हैं। एफएसबी क्या करता है, यह प्यारे अभ्यर्थियों एक वैश्विक संगठन है प्यारे अभ्यर्थियों, जो वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देता है, वित्तीय स्थिरता के बढ़ावा को सुनिश्चित करने का काम करता है। बात करें तो इसकी स्थापना अप्रैल 2009 में की गई थी। अप्रैल 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए, तो वित्तीय स्थिरता बोर्ड क्या करता है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड आपको पता चल गया कि वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देता है और उस बढ़ावा को सुनिश्चित करता है। अब कहते हैं कि जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है। अब चूंकि पढ़ के नहीं गए थे जीएसटी के बारे में, हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा छान के नहीं गए थे, इसलिए पता नहीं है। नहीं तो जीएसटी का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आपके सदी के महानायक, सिनेमा जगत के मुख्य अभिनेता, उत्तर प्रदेश के निवासी, इलाहाबाद स्पेशल अमिताभ बच्चन को जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। हालांकि इससे पहले ये जिम्मेदारी प्रियंका चोपड़ा जैसी अभिनेत्रियों को भी दी जा चुकी है, लेकिन इसके बाद जो है अभी वर्तमान की बात करें तो जीएसटी ने अपना ब्रांड जो एम्बेसडर है वो अमिताभ बच्चन को चुना है। क्लियर हुआ। अगले नंबर पे आते हैं कि कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की रेखा है। यहाँ पे प्यारे अभ्यर्थियों एग्जामिनर आपके दिमाग से खेल गया। पेपर बनाने वाले पैनल ने आपके दिमाग के साथ एक छोटा सा एक खिलवाड़ किया। कैसे, आपने जैसे ही पेपर दिया होगा और पेपर देके जैसे आपने इसको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल सर्च बॉक्स में सर्च करवाया होगा और आपने देखा होगा कि जर्मनी और फ्रांस के बीच की रेखा को क्या कहते हैं, तो प्यारे अभ्यर्थियों मैजिनॉट लाइन लिख करके आई होगी। आपको कहीं पे सीजफ्राइज्ड रेखा या सिगफ्रीड रेखा मिली नहीं होगी, लेकिन प्यारे अभ्यर्थियों इसी मैजिनॉट रेखा का ही नाम पूर्व में इसी को सीजफ्राइड रेखा के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, तो ये है आपकी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीजफ्राइड रेखा। क्लियर हुआ। विदेश व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी जो डीजीएफटी है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है प्यारे अभ्यर्थियों, तो ये आता है आपके वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। मामला प्यारे अभ्यर्थियों व्यापार से संबंधित है तो ये आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो जो डीजीएफटी है प्यारे अभ्यर्थियों, ये डीजीएफटी भारत के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु और विदेश व्यापार नीति को लागू करने के लिए डीजीएफटी की स्थापना की गई थी। इस उद्देश्य से डीजीएफटी की स्थापना की गई थी। वर्तमान में बात करें तो जो डीजीएफटी के जो महानिदेशक हैं, डीजीएफटी के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं आपके श्रीमान संतोष कुमार सारंगी। संतोष कुमार सारंगी वर्तमान में डीजीएफटी के महानिदेशक के पद पर तैनात है। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर आते हैं। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन को कहते हैं कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्यारे अभ्यर्थियों उन चारों ऑप्शंस में से यूरेनियम आपका बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन था। तो परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए हमें यूरेनियम आवश्यक होता है। नोएडा किस जिले के अंतर्गत आता है प्यारे अभ्यर्थियों। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम ग्रेटर नोएडा के नाम से जानते हैं, किस जिले के अंतर्गत आता है प्यारे अभ्यर्थियों, तो ये आपके गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। गौतम बुद्ध नगर का ही हिस्सा है आपका नोएडा प्यारे अभ्यर्थियों। क्लियर हुआ। अगले नंबर पर आते हैं। कहता है विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। अब जो वर्ल्ड पोस्टल डे है
वर्ल्ड पोस्टल डे जो है, जिसे विश्व डाक दिवस के नाम से जानते हैं, ये विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, जो कि स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में 1874 में यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन की स्थापना की सालगिरह मनाई जाती है। यानी कि स्विस राजधानी जो बर्न है, इसमें 1874 में जो यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन थी, उस यूनिवर्सल पोस्ट जो यूनियन के सालगिरह के रूप में प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को हम विश्व डाक दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? राज्य गृह मंत्री नहीं पूछा, इसने सेंट्रल होम मिनिस्टर पूछा है कि 2024 तक सेंट्रल मिनिस्ट्री में गृह मंत्रालय किसके पास में था। तो प्यारे विद्यार्थियों, पता है कि गृह मंत्रालय पहले अमित शाह के पास था, रक्षा मंत्रालय पहले राजनाथ सिंह के पास में था, विदेश मंत्री एस जयशंकर थे, फिनांस मिनिस्टर आपकी निर्मला सीतारमण जी थी। सेम इसी पैटर्न पे जून 24 के बाद का मंत्रिमंडल बनाया गया है अभी भी, ठीक है। बाकी अन्य कई कैबिनेट मंत्रालय में फेरबदल किए गए, लेकिन अभी वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में फिनांस मिनिस्टर पर निर्मला सीतारमण को ही बैठाया गया। रक्षा मंत्रालय अभी भी राजनाथ सिंह के पास सुरक्षित है, गृह मंत्रालय अभी भी अमित शाह जी के पास में ही स्थित है। ये आपके करंट का क्वेश्चन पूछा गया आपसे। अब कह रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बोलो 1885 में हुई थी सर। किसके नेतृत्व में हुई थी? तो डफरिन के नेतृत्व में हुई थी। किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने की थी। ये कौन थे? स्कॉटलैंड के पूर्व ICS ऑफिसर थे। इतना क्लियर होना चाहिए। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो मुंबई में हुई थी, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। अगले नंबर पे आ जाओ। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था? यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों देखें, अगर तो भारत का पहला हवाई अड्डा जो है ये आपके इलाहाबाद का बमरौली एयरपोर्ट कहलाता है, क्योंकि ये सबसे पहले यही प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले सीधे इलाहाबाद से लंदन के लिए उड़ानें यहीं से भरी जाती थी, एक डोमेस्टिक फ्लाइट भी थी। लेकिन अब चूंकि ऑप्शन में ना होने के कारण अगर बात करें तो उस बमरौली एयरपोर्ट इलाहाबाद के बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका बॉम्बे का एयरपोर्ट, जिसे हम जुहू एयरोड्राम के नाम से जानते थे। एक कॉमर्शियल जो है तो एक आपका एयरपोर्ट था ये आपका। तो भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था? तो आपका इलाहाबाद में। लेकिन अब यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शन के आधार पे तो बम्बई में, यानी मुंबई का जुहू एयरोड्राम भारत का पहला हवाई अड्डा था। अगले प्रश्न पर आते हैं और पूछा गया है कि भारत में व्यवसाय एवं सेवाओं हेतु अगर GST का पंजीकरण लेना है तो उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रहेगी? उसके लिए थ्रेशोल्ड सीमा क्या होनी चाहिए प्यारे अभ्यर्थियों? तो बात करें तो 20 लाख रुपए सीमा होनी चाहिए। 20 लाख रुपए, यानी GST पंजीकरण के लिए हमारी थ्रेशोल्ड जो लिमिट है वो 20 लाख होनी चाहिए। क्लियर है? अगले प्रश्न पर आएंगे। कहता है कि किस में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का प्रयोग हैकर आपके खाते की जानकारी चुराने, कंप्यूटर संक्रमित करने में मदद के लिए जाना जाता है प्यारे अभ्यर्थियों। तो इसे हम जानते हैं इमेज फिशिंग के नाम से। इसे किस नाम से जानते हैं प्यारे अभ्यर्थियों? तो इसे हम जानते हैं इमेज फिशिंग के नाम से। इमेज फिशिंग का मतलब होता है प्यारे अभ्यर्थियों कि दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली जो छवि है इनका प्रयोग करके हैकर आपके खाते की जानकारी चुराने, कंप्यूटर संक्रमित करने में मदद के लिए जाना जाता है। प्यारे अभ्यर्थियों, हम लोग आजकल आम दिनचर्या में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी बहुत सारी चीज़ें पब्लिश कर देते हैं। जैसे कि अपनी फ़ोटो डाल देते हैं, अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो डाल दी, साथ ही साथ हमने सीधे अपनी प्रोफाइल एडिट करके रखी होती है, उसमें हमने अपनी जेन्युइन जो हमारी डॉक्यूमेंट्री जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है हमने उसमें वही फिलअप की हुई है, ताकि हमारा जब बर्थडे हो तो लोग मुझे विश करें। तो हमने फ़ोटो डाल दी, सोशल मीडिया में पब्लिश कर दी, हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ पब्लिश कर दी, हमने ये भी पब्लिश कर दिया कि हम आज कहाँ जा रहे हैं। आप सीधे स्टेटस लगाते हो, फीलिंग लवली, गोइंग टू ताजमहल, ये सारी चीज़ें। यहाँ से हैकर क्या करता है, आपकी कुछ छवियों को दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से उनका गलत मिसयूज करने के लिए उनको क्या करता है, हैक करता है। ये प्रक्रिया कहलाती है आपकी इमेज फिशिंग। इस प्रक्रिया को इमेज फिशिंग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? बिल्कुल सिंपल है प्यारे विद्यार्थियों, क्रोएशिया जो आपका गणराज्य है, ये क्रोएशिया गणराज्य जो है आपका, इसकी राजधानी आपकी जाग्रेब है। साथ ही साथ बात करें तो इस देश की जो मुद्रा है वो क्रोएशियाई कुना क्रोएशिया की मुद्रा है, और जाग्रेब क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण है? थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता जैसे मानसिक अभिरुचि का सवाल हो ये, जैसे कि इसको
वहाँ से उठा करके जीएस में डाल दिया गया हो कि आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आतंकवाद से लड़ने में अगर हम सूचना साझा कर रहे हैं तो ये किस तरीके से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण होता है प्यारे अभ्यर्थियों, कोई भी अधिकारी है, मान के चलो आप एक अधिकारी हो, आप सूचना साझा करते हो, आतंकवाद से लड़ते हुए आप क्या करते हो, कोई एक सूचना साझा करते हो, तो ये अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायक करता है। ठीक है, यानी अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में ये सहायता करता है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका कि आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा जो करना है तो ये अधिकारियों को उससे बचाव से के लिए क्या करेगा प्यारे अभ्यर्थियों, उन चीज़ों को पहचानने के लिए, तेजी से पहचानने के लिए उनकी मदद करेगा। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आइए, और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश थंडर ड्रैगन की भूमि कहलाता है। हमारे जो ऑफलाइन के बच्चे हैं, हमारे ऑफलाइन के जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको एक बार मैंने ऑफलाइन बैच में जीएस के सॉल्यूशन के तहत समझाया था। बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे मानना था कि सर मालदीव क्यों नहीं है, मालदीव क्यों नहीं है, क्योंकि मालदीव भूटान की अपेक्षा दूर है। जो नज़दीक होता है वो सबसे मुख्य पड़ोसी होता है, फिर जो थोड़ा सा दूर होता है फिर वो उतना ज़्यादा मतलब पड़ोसी नहीं होता जितना बगल वाला पड़ोसी होता है। तो मैंने समझाया था उस दिन, और यहाँ पे भी कि थंडर ड्रैगन की जो भूमि है, ये थंडर ड्रैगन की भूमि कहलाता है आपका भारत का पड़ोसी देश भूटान। क्यों कहलाता है, तो प्यारे अभ्यर्थियों, हिमाचल से या हिमालय से घाटियों के माध्यम से जो आने वाले तूफान होते हैं वो अत्यधिक क्या होते हैं, अत्यधिक हिंसक हो जाते हैं, अत्यधिक ठंडे हो जाते हैं। ठंडे और हिंसक तूफान जब हिमालय की घाटियों से होकर के और भूटान से होकर के गुजरते हैं, और वो भी सर्दियों के सीजन में, वो भी मानसून के सीजन में, तब चीज़ें और तब वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। इसलिए इसे थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है, भूटान को कहा जाता है। क्लियर हुआ। हमारे संस्थान के माध्यम से प्यारे अभ्यर्थियों, हमारे संस्थान के माध्यम से रीजनिंग हो या मैथमेटिक्स हो या हिंदी हो, इन सभी को लेकर के प्यारे अभ्यर्थियों, इन सभी को लेकर के प्रश्न आए हैं। उससे पहले हमारे संस्थान ने प्यारे अभ्यर्थियों तैयार कर दिया था। हम किसी भी प्रकार का कोई भी नाटक या किसी भी प्रकार का कोई प्रदर्शन ऐसा कुछ भी नहीं करते कि नहीं हमने पेपर फंसाया, हमारा यहाँ से आया, उसका वहाँ से आया, उसका ऐसा हुआ। ऐसा करना हमारे नियमावली के विपरीत है। प्यारे अभ्यर्थियों, हमने पढ़ाया, आपने पढ़ा, पेपर में आया, आपने किया। जय श्री राम। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। चलिए, उसके लिए इतना तामझाम फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इतना गाना गाने की ज़रूरत नहीं होती है, साइलेंटली काम करो, यही सर कहते हैं। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है उनमें से चारों में प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो फेसबुक था और ट्विटर था, इंस्टाग्राम था और गूगल भी था। तो वहाँ पे प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो गूगल आपका जो था वहाँ पर, चूँकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिख पाए हम किसी कारणवश, तो गूगल आपका सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है प्यारे अभ्यर्थियों। गूगल जो है ये आपका सर्च बॉक्स है। ठीक है, एक सर्च इंजन है प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, ये सर्च इंजन है। अगले प्रश्न पर आते हैं प्यारे अभ्यर्थियों, और कह रहा है कि किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध यानी त्वरित यूट्रोफिकेशन होता है प्यारे अभ्यर्थियों। और इन चारों में से बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो सही उत्तर था हमारा जल प्रदूषण। सबसे पहले देखते हैं जल प्रदूषण क्यों। देखिए, यूट्रोफिकेशन कह रहा है कि किस प्रकार का जो प्रदूषण है ये संवर्ध यानी त्वरित यूट्रोफिकेशन है। तो बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो यूट्रोफिकेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें अत्यधिक खनिजों और पोषक तत्वों के कारण जल निकाय में शैवाल की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। यूट्रोफिकेशन एक वह प्रक्रिया है जिसमें अत्यधिक खनिजों और पोषक तत्वों के कारण जल निकाय में शैवाल की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। अब शैवाल का मतलब, शैवाल कहाँ मिलेगी? जल में मिलेगी। तो ये जो आपका जो प्रदूषण संवर्ध प्रदूषण त्वरित कह रहा है ये किससे संबंधित है? जल प्रदूषण से संबंधित है। क्लियर हुआ। अगले प्रश्न पर आते हैं। 1946 के डेमोन्स्ट्राइजेशन यानी विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे प्यारे अभ्यर्थियों? तो उस समय के गवर्नर थे महोदय चिंतामणि द्वारकानाथ। चारों ऑप्शंस में से सही आंसर है चिंतामणि द्वारकानाथ। यदि आपने चिंतामणि द्वारकानाथ उत्तर सही किया है देन प्यारे अभ्यर्थियों आपको मिलेंगे पूरे के पूरे नंबर।
क्लियर है। बात करें तो 1946 का जो डेमोस्ट्राइजेशन यानी कि जो नोटबंदी हुई थी, जो बात करें तो मतलब विमुद्रीकरण हुआ था प्यारे अभ्यर्थियों, इसमें क्या किया गया था कि 500, 1000 और 10,000 के नोट बंद हुए थे। ये जो नोटबंदी है ये विमुद्रीकरण जनवरी 1946 में की गई थी, ठीक है, जिसमें 500, 1000 और 10,000 का भी नोट चलता था, तो 10,000 के नोटों को भी बंद किया गया था। अगले नंबर पर आते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिख देता तो बहुत लंबा आ जाता, इसलिए मैंने शॉर्ट में डीपीएसपी लिख दिया है, इसलिए मैंने शॉर्ट में डीपीएसपी लिख दिया है। कोई दिक्कत कोई समस्या? सभी अभ्यर्थियों को पता था कि भाग 4 के अंतर्गत राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिखते तो संविधान के मौलिक अधिकार की तरह हैं, पर ये वास्तव में संवैधानिक अधिकार नहीं होते, क्योंकि ये राज्य के मंशा पर निर्भर होते हैं। राज्य का मन होगा तो अपनी नीतियों में इनको मिक्स करके हम तक देगा, राज्य का मन नहीं होगा तो नहीं देगा। इनके लिए हम अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर के न्यायालय में इन पर चैलेंज तो नहीं कर सकते, पढ़ा होगा आपने। अगले नंबर पर आते हैं, कह रहा है पुस्तक ए लाइफ मिसेस पेंट किसके द्वारा लिखी गई? और प्यारे अभ्यर्थियों, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि हमको तो ऐसा लगता था कि अरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ऐसी इंग्लिश पुस्तकें कब से लिखने लगे भाई, लेकिन इसका सही उत्तर होगा ए लाइफ मिस पेंट किसके द्वारा लिखी गई? आधुनिक हिंदी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई। भारत के पहले आधुनिक हिंदी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ए लाइफ मिसेस पेंट लिखी। प्यारे अभ्यर्थियों, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक नहीं है, मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक नहीं है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुस्तक है। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न पर आते हैं, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारक क्या है? बताओ, कमेंट करके बता दो कि आसमान के नीलेपन का मुख्य कारक क्या है। मुख्य कारक क्या है प्यारे अभ्यर्थियों? कमेंट करके बता दो। चलो तो बात करें कि आसमान के नीलेपन का मुख्य कारक क्या है, तो प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन। श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन सही उत्तर है, टिक कर लो। और अगर आपने टिक कर दिया है तो बस सब टिक है, टिक टिक टिक। बात करें तो श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन इसका सही उत्तर है, यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वातावरण में आते ही बिखर जाता है। सूर्य का जो प्रकाश होता है ये पृथ्वी के वातावरण में आते ही धूल कणों के साथ बिखर गया, और ये जो बिखरा प्रकाश है ये नीले और बैगनी रंग का बैगनी और नीले रंग का हो जाता है। अब नीले रंग का जो प्रकीर्णन है वो बैगनी की तुलना में अधिक होता है, इसलिए हमें आसमान का नीलापन दिखता है। और आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन। दैट्स अ क्लियर। आगे चलें, आगे बढ़ जाएं। चलो, रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से संबंधित थे? करंट का क्वेश्चन है। रमन सुब्बा राव बहुत करंट पढ़ के गए थे, हमने भी करंट बहुत पढ़ा और पढ़ाया और बताया, उससे नहीं आया, अलग आया, हटके आया। ये जीके की खासियत है। ब्रॉड नहीं कह सकते हो, हार्ड नहीं कह सकते हो, जिन पर हमने सोचा नहीं वो आ जाए, वो कठिन नहीं है, हमारी नजर नहीं गई है तो लगता है कठिन है। और ये जो सिंपल है, और ये जो सिंपल है, विश्व डाक दिवस जून 2024 में गृह मंत्रालय कौन है? ये जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन? पल्लव राजवंश की राजधानी। और ये जो सिंपल है ये ब्रॉड नहीं है, ये कठिन नहीं है, कठिन कुछ भी नहीं है। जो नहीं पढ़ के गए हमें कठिन लगने लगता है। पेपर जीके का एकदम हलवा है, ठीक है। तो बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो रमन सुब्बा राव जी जिनका हाल ही में निधन हो गया, भारतीय क्रिकेटर थे। कौन थे? क्रिकेटर थे, क्रिकेट से संबंध रखते थे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताओ, पढ़ाई होगा। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय नदी जो है, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है प्यारे अभ्यर्थियों, आपको पता होगा। गोदावरी नदी पश्चिमी घाट के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, वहां से बहते बहते महाराष्ट्र के नासिक जिले से होकर के बहती है और फिर वहां से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। दैट्स क्लियर। भारत की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं गोदावरी। भारत की सबसे लंबी नदी ना गोदावरी नहीं, गंगा। अगले नंबर पर आते हैं, एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कहते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें स्थापना की, 12 अक्टूबर 1993 को स्थापना हुई थी।
स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को। वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में NHRC के जो अध्यक्ष हैं भारत में वो हैं श्रीमान अरुण कुमार मिश्रा। श्रीमान अरुण कुमार मिश्रा। वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था? अब कहते हैं कि वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय, तो प्यारे अभ्यर्थियों अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया था 1979 में यानी 1979 में संयुक्त राष्ट्र की एक जो महासभा है, महासभा द्वारा प्यारे अभ्यर्थियों एक प्रस्ताव पास किया गया और इस प्रस्ताव द्वारा क्या किया गया कि आने वाले समय 1985 को एक अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया। युवा सही है, टिक कर लो। युवा सही है, टिक कर लो। 29 कहता है कि किसके कौन सी अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया के आधार पर उनसे गहन तथा जांच पूछताछ करने में सहायक होती हैं, सहायक होती हैं। और प्यारे अभ्यर्थियों इसका उत्तर आप लोग टिक करिएगा और कहिएगा गुणात्मक। गुणात्मक 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 अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया के आधार पर उनसे गहन तथा जांच पूछताछ करने में सहायक होती हैं। गुणात्मक क्रॉस। ठीक है, अगले नंबर पे आइए। BRI का पूर्ण रूप क्या है? BRI का पूर्ण रूप क्या है? नहीं पता? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन की एक प्रायोजित योजना है जिसमें पुराने सिल्क रोड के आधार पर एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों को सड़कों एवं रेल मार्गों के से जोड़ना है। यानी चीन की एक प्रायोजित योजना है ये BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत वन बेल्ट वन रोड एक योजना तैयार की चीन ने और कहा कि जो पुराना हमारा रेशम मार्ग था उसके आधार पर एशिया, यूरोप और अफ्रीका के जो देश हैं इन्हें सड़क और रेल के मार्गों से जोड़ना है। अगले नंबर पे आ जाए, अगले नंबर पे चलते हैं। विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। वो है कौन? तो बोलो, वो है स्पीयर। वो है आपकी स्पीयर फिशिंग, उसे कहते हैं स्पीयर फिशिंग। अच्छा, एक बात तो प्यारे अभ्यर्थियों तय है, एक बात तो तय है कि सोशल मीडिया से क्वेश्चन आए हैं और थोड़ा सा ये कंप्यूटर को भी टच कर रहे हैं क्वेश्चन। देखिए, सोशल मीडिया से तो हैं, साथ ही साथ ये थोड़ा सा कंप्यूटर के पोर्शन को भी टच कर रहा है। तो ये ना कहिएगा कि कंप्यूटर के सवाल है सर, ये कंप्यूटर के नहीं है, सोशल मीडिया के हैं। सोशल मीडिया में आपकी पकड़ होनी चाहिए। अब इंस्टा में दिन भर चैट करने और फेसबुक में दिन भर पोस्ट अपडेट करने से ही थोड़ा आप जो है तो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हो जाते हैं। सोशल मीडिया के अंदर डीप में जाकर के पढ़ो, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन पढ़ो कम से कम आप। ठीक है, तो इसे हम स्पीयर फिशिंग के नाम से जानते हैं। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो प्यारे अभ्यर्थियों कह दो 28 जुलाई 2000 को। 28 जुलाई 2000 को इसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के तहत इसे तैयार किया गया था। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई हो? अगले नंबर पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून के प्रवर्तन हेतु संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? ये पूरा किताब लिख दी एक लाइन में। आयोग आपको उलझाने का प्रयास कर रहा है। आयोग को समझ गए? सब समझ गए। आयोग उलझा रहा, अरे इतनी जटिल भाषा देगा। पता है क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है, वो ये पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। केवल इतना है लिखा है, लेकिन उसने क्या पूछा है? वर्ष किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून के प्रवर्तन हेतु संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? और सीधे कोई होगा तो ले, अरे परेशान हो जाएगा वो। सीधे से संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार को प्रतिस्थापित किया गया था प्यारे अभ्यर्थियों। कब किया गया था? तो प्यारे अभ्यर्थियों इसको किया गया था 2006 में। 2006 में, वर्ष 2006 में। 34 में आओ। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले प्रथम व्यक्ति थे महोदय रस कुक ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना करके एक स्थापित किया है। इन्होंने अफ्रीका के आर पार एक दौड़ लगाई है। ठीक है, ये करंट में है।
ठीक है, अगले नंबर पर आते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? टिक कर लो, पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो भारत में प्यारे अभ्यर्थियों एक बासमती चावल की एक किस्म है जिसे हम कहते हैं ब्लॉकबस्टर पूसा, और ब्लॉकबस्टर पूसा 1121, इसकी खेती भारत करता है। लेकिन पाकिस्तान ने इसी ब्लॉकबस्टर पूसा 1121 चावल की एक किस्म का नाम है, इसी को अपने देश में नाम बदल दिया और इसका नाम रख दिया कायनात 1121। मतलब चीज वही और नाम बदल रहे हो आप, और चीजें यहां की कॉपी कर रहे हो, ठीक है। तो उसका नाम रख दिया कायनात 1121। इसको लेकर के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा भारतीय राज्य वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? वारली चित्रकला कहां पर? कमेंट करिएगा। वारली चित्रकला कहां पर करके आए थे आप लोगों ने कहां पर किया है? कमेंट करिएगा, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। और कौन सा भारतीय राज्य वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है महाराष्ट्र क्षेत्र। चिकनकारी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई? मुझे नहीं पता, आपको पता हो तो आप बता दो, तो कमेंट कर दीजिए। चिकनकारी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। नवाबों का शहर कहलाता है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वहां पे चिकनकारी की ज्यादा फेमस है। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है प्यारे अभ्यर्थियों? तो समुद्री जल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण। समुद्री जल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का जो अवशोषण है ये आपके महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो जब कार्बन डाइऑक्साइड समुद्री जल के साथ मिल जाती है तो रासायनिक प्रतिक्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं, और इस रासायनिक प्रतिक्रियाओं के उत्पन्न होने के कारण जो समुद्री जल का पीएच मान होता है ये पीएच मान बहुत कम हो जाता है, इसलिए समुद्री जल हो जाता है अम्लीय। इसीलिए कहते हैं कि महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण है कि आपके समुद्री जल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण। ये था 23 अगस्त शिफ्ट 1 के जीके पोर्शन का विश्लेषण, एनालिसिस, सॉल्यूशन। कैसा लगा सॉल्यूशन? इसमें और कैसे हम थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और किस तरीके से पेश करते हैं? क्या आपके सामने चारों ऑप्शन आवश्यक है लिखना, ताकि मैं हर एक जो है तो सेट को 2 बार में समझा पाऊँ? ऑप्शन भी लिखना साथ साथ। जो भी हो आप अपने मन की बात कमेंट बॉक्स में कह डालिए। कल मिलता हूँ इसी समय इसके नेक्स्ट क्लास और सेकंड शिफ्ट को लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।